अब लोग ये कहेंगे कि 7 साल ये तो बहुत बड़ा फेलियर वाली बात है कि तुझे 7 साल लग गए करने में। क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगता, पैसा इज नॉट अ ड्राइविंग फोर्स हियर। यहाँ पे वो नहीं बोल सकते कि आपको पैसा कितना लगा, यहाँ समय जवानी चली जाती है। सीए टैक्स चोरी करते हैं या कि पैसे से अगर आपको पैसा बनाना नहीं आ रहा तो आप शायद उसको खर्चा कर करके ख़त्म कर दोगे। ऐसा क्या होता है कि लोग पैसा तो कमाते हैं पर अमीर नहीं बनते। आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनको मैं आपसे मिलवाने वाला हूं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमएनसी में काम करते हैं, साथ ही वो सीए की फैकल्टी भी है। तो आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे सीए होता क्या है, सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीए किस तरह से टैक्स प्लानिंग में हेल्प करते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और सुनते हैं उनके मेहनत और संघर्ष की कहानी उनकी जुबानी। पुनीत सूरजीवाला, विशाल ठाकुर टॉक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएंगे आप? मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो पहली बात तो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और अगर खुद के बारे में बताऊँ तो मैं हमेशा ऐसे स्टार्ट करता हूँ अपना इंट्रोडक्शन कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सूरजीवाला एंड इट टुक मी 7 years टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब लोग ये कहेंगे कि 7 साल ये तो बहुत बड़ा फेलियर वाली बात है कि तुझे 7 साल लग गए करने में। बट मैं समझता हूँ कि अगर किसी को किसी से कुछ सीख लेनी है तो शायद सक्सेसेस से वो सीख नहीं मिलेगी जो उसको फेलियर से मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई एक इंसान जो गलतियाँ कर सकता है, भगवान ने ये मौका दिया कि मैं वो गलतियाँ कर पाया। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, साथ साथ मैं अभी एक एमएनसी में जॉब कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में, मुंबई बेस्ड। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी गाइड कर सकूँ अपने जूनियर्स को, मैं इस तरीके से गाइड करूँ कि जो गलतियाँ मैंने कभी करी होगी इन 7 सालों में, जिस कारण से कभी नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत आई, तो वो चीज़ उन लोगों को ना आए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या सीए टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स प्लानिंग करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है आज के टाइम पर कि सीए है तो ये टैक्स बचा देगा या ये टैक्स चोरी करने में हेल्प कर देगा। मैं ये मानता हूँ कि हम एक तरीके से आपके वो लॉयर है जो इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, जिस तरीके से लॉ लिखा गया है। अब किसी एक ने एक मैसेज को लिखा और उसको पढ़ने के दो इंसान के दो अलग तरीके हो सकते हैं। एक सीए बस वही करता है कि किस तरीके से एक लॉ को पढ़ा जाए या क्या इंटेंशन होगा उस लॉ को लिखने का, उसको समझा जाए, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए कि आपका बेस्ट से बेस्ट एक क्लाइंट के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है, पैसा बचाना, पैसा कम लगवाना, इस तरीके से प्लान करा जाए टैक्सेशन कि आपको टैक्स आप बचा भी लो लेकिन उस लॉ के दायरे में रहते हुए। जब हम चोरी की बात करते हैं वो ऐसा हो जाता है कि हम उस लॉ को ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। सीए कभी ये प्रैक्टिस नहीं करता कि आपके उस लॉ को तोड़ने के बाद आपका पैसा बचाए। वो ये प्रैक्टिस करेगा कि आपके उस लॉ को इस तरीके से रीड करा जाए कि आपका पैसा भी बच जाए और वो लॉ फुलफिल भी हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी। राइट। बहुत बढ़िया। मतलब सीए एक बढ़िया तरीके से प्लान करके आपको किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके अमाउंट को प्रॉपरली सेव करना है, उसमें बढ़िया हेल्प करता है। राइट। एक ईडियम है ना कि रीड बिटवीन द लाइंस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ये मानता हूँ कि हमें सिखाया ये जाता है कि हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस। अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो उसके पीछे एक मे और शेल, ये 2 वर्ड है। एक मे को लिखने का भी रीज़न अलग हो सकता है, शेल को लिखने का भी रीज़न अलग हो सकता है। बिल्कुल। एक हो सकता है कि ये करना ही होगा या ये कर सकते हो। रिकमेंडेटरी और मैंडेटरी, ये 2 टर्म्स, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैं मानता हूँ वो बहुत एक्सपर्ट वाली चीज़। आप किसी चीज़, अगर आपको तबीयत खराब हो तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे। बिल्कुल। वैसे ही, और हमारा तो सीए डे, डॉक्टर्स डे भी सेम डे पे आता है। सही। तो हम मानते हैं कि वो अगर हेल्थ के डॉक्टर है तो हम फाइनेंशियल हेल्थ के डॉक्टर हैं। बिल्कुल सही। सीए का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, अगर मैं एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कहूँ तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बिजनेस का डॉक्टर है, जैसा मैंने अभी आपको पिछले ही पॉइंट में बताया। तो हम आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप कर रहे हैं बेसिकली।
बिल्कुल। हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, आपका बिजनेस स्ट्रक्चरली सही काम कर रहा है या नहीं। इंडियन लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हम हर लॉ को सही से पालन कर पा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप इनकम टैक्स को पालन कर जाओ लेकिन जीएसटी छूट जाए, जीएसटी को पालन कर जाओ लेकिन कोई और टैक्स छूट जाए। तो कैसे क्या आप ये निश्चित कर सकते हो कि मेरा हर टैक्स का पालन भी हो रहा है, साथ ही साथ इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ टैक्स का पालन करने के चक्कर में अपना प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ। तो हमें जो स्टडी जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जाता है, मैं ये मानता हूँ हमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया जाता है, जहाँ पर कि हम हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस लाइफ में केटर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या हर व्यक्ति जो पैसा कमाता है उसे टैक्स भरना चाहिए? देखिए, ऐसी बात है कि यहाँ पर ना सरकार ने कई लिमिट्स दे के रखी हुई है कि आपको कितने पे टैक्स लगता है। एक स्लैब रेट चलता है, अगर आप नॉर्मल कमाई कर रहे हो तो स्लैब रेट इस तरीके से चलता है कि 0 से 4 लाख तक के 0 टैक्स, 4 से 8 तक के 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15% एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपकी आय 12 लाख तक के है तो वहाँ पर एक एग्जम्पशन देके रखा हुआ है कि अगर आप 12 लाख तक कमा रहे हो देयर इज नो टैक्स। उसके ऊपर अगर आपकी आय मान लीजिए 12,50,000, 12,75,000 तक भी चली गई तो भी आपको 75,000 का रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। उसके आगे अगर आपकी सालाना इनकम अब 12,75,000 1 रुपया भी हुई तब आप 1 रुपये में टैक्स नहीं भरोगे। अब आप 4 लाख से लेकर अब तक के पे 5%, 10%, 15% उस हिसाब से अब आप टैक्स भरोगे। बट उसमें भी आगे अगर मैं और बताऊं तो और कई सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी जगहों पर हम उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाए या एक टैक्स कंसल्टेंट को दिखाए, फॉर दैट मैटर आई वोंट टेक इट अवे फ्रॉम अ टैक्स कंसल्टेंट एज वेल, अगर आप उनको भी दिखाए तो भी वो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर करना अपनी सैलरी को या अपने बिजनेस को बता सकते हैं जिससे कि आप बेस्ट तरीके से अपना टैक्स बचा सके दायरे में रहते हुए। बहुत बढ़िया। आईटीआर क्या होता है? क्या हर व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना चाहिए? आईटीआर क्या होता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली ये एक वो डॉक्यूमेंट है, ये एक वो पेज है जहां आप गवर्नमेंट को बता रहे हो कि देखो मैं साल में इतना कमाई कर रहा हूँ। गवर्नमेंट आपसे सिर्फ इतना पूछ रही है कि कितना कमाते हो भाई मुझे बता दो। अब ये क्यों ज़रूरी है आईटीआर फॉर्म भरना? क्या हर किसी को भरना चाहिए? नहीं। अगर आपकी बेसिक एग्जामिशन से कम है मत भरिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। क्यों जनरली इंसिस्ट किया जाता है कि आपको भरना चाहिए? अगर आप कहीं भी कभी भी अपने लाइफ में लोन लेने गए होगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पहली जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होती है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में हमेशा बैंक एक डॉक्यूमेंट बुलवाती है, वो होती है पिछले 3 सालों के, पिछले 1 साल के, 2 साल के आईटीआर फॉर्म्स। बैंक को ये गारंटी चाहिए कि क्या इस इंसान ने जो मुझे आ रहा है मेरे पास में लोन मांगने के लिए, क्या ये साल का उतना अमाउंट कमाता है जिसमें कि मेरा पैसा ये पे ऑफ कर सके। इसका बेस्ट रूट हो सकता है कि आप कहो कि सैलरी स्लिप है, बट सैलरी स्लिप फॉर्ज हो सकती है। आप कहते हो बैंक स्टेटमेंट फॉर्ज हो सकते हैं। आईटीआर बिकॉज ये मेरी गवर्नमेंट के पास में ही डॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल। हाउ कैन यू फॉर्ज इट, राइट? अ डॉक्यूमेंटेड समथिंग विच इज डॉक्यूमेंटेड विद गवर्नमेंट आप वो फॉर्ज नहीं कर सकते। तो वहां पर एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि गवर्नमेंट के पास में आपकी इनकम दर्ज है। एक ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं छोटा सा लूंगा, अगर आपको किसी भी काम से फॉरेन जाना हो, आपको वीजा चाहिए, उस केस में कई कंट्रीज ये मानती है कि एक इंसान की इतनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए कि वो हमारे देश में कुछ दिन घूमने भी आ पाए। बिल्कुल। अगर वो पढ़ने भी आ रहा है तो उसके फैमिली इनकम XYZ अमाउंट से ऊपर होनी चाहिए। अब एक गवर्नमेंट कैसे किसी भी बैंक पर भरोसा कर ले? अगर यूएसए में आपको जाना है तो यूएसए में ट्रंप क्यों भरोसा करेगा किसी भी ग्रामीण बैंक पर? वो भरोसा करेगा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पर। इसीलिए आईटीआर फॉर्म एक गवर्नमेंटेड डॉक्यूमेंट है जहां पर कि आप गवर्नमेंट को ये बता रहे हो कि ये मेरी इनकम है और उसके ऊपर अगर टैक्स बनता है तो मेरा हमेशा ये मानना होता है कि अगर टैक्स बन रहा है छुपाने से बेटर है कि भर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। जीएसटी क्या होता है और क्या हर बिजनेस के लिए जीएसटी लेना ज़रूरी है? जीएसटी क्या होता है मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक तरीके का इंडायरेक्ट टैक्सेशन है। पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, वैट, सीएसटी, वैसे बहुत सारे और इंडायरेक्ट टैक्सेस थे। उन सबको 2017 में सबसम करके एक जीएसटी बना दिया। अब अगर मैं बात करूं कि जीएसटी क्या सबको लेना चाहिए, तो हर बिजनेसेस को एज सच नीड नहीं होती। अगर आप बहुत छोटा बिजनेस कर रहे हो तो आपको नीड नहीं है
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की, उसके अपने कुछ नॉर्म्स है। जब एक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर टर्नओवर करता है, कई केसेस में वो 20 लाख है, कई केसेस में वो 40 लाख है, जब उस लेवल के ऊपर आपका टर्नओवर होता है तब आपको मैंडेटरीली तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ, अगर मेरे पास कोई सलाह लेने आए कि क्या डे 1 से जीएसटी लेना चाहिए या नहीं, मैं मानता हूँ डे 1 से ही जीएसटी ले लेना चाहिए। क्यों? जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास में चला गया इनकम का। कल को मुझे कुछ भी दिक्कत हुई, कल को मुझे कहीं भी बताना पड़ा कि मेरी कितनी इनकम है, तो मैं मेरा आईटीआर फॉर्म बता सकता हूँ। वैसे ही जीएसटी की भी सारी डिटेल मेरी गवर्नमेंट के पास जाती है। उससे गवर्नमेंट के पास आपकी ये ट्रैकिंग रहेगी कि आप कितना कमा रहे हो, कितना उसमें से आप जीएसटी पे कर रहे हो। और एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच जीएसटी का बर्डन बिजनेसमैन पे नहीं पड़ता। जो आपने जितने में बेचा, जो भी चीज बेची, उसके लिए आपने कुछ खरीदा होगा, आपको उस खरीदे हुए की क्रेडिट मिल जाएगी। क्रेडिट इज मतलब मैंने उस खरीदे हुए पे जीएसटी पे करा होगा, अभी जो बेच रहा हूं उस पर मैं ले रहा हूं, तो ये जो ले रहा हूं और ये जो मैंने पे करा है, पहले मैं अपने पास नेट ऑफ कर दूंगा। उसके बाद जो नेट मेरा वैल्यू एडिशन होगा, मैंने 120 में खरीदी, 150 में बेची, जो मेरा 30 रुपए का वैल्यू एडिशन है, मुझे उतने के ऊपर नेट में जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट क्या जीएसटी नहीं ले लेना या बिना जीएसटी वाला बिल, कई बार ये लोग करते हैं कि बिना जीएसटी वाला बिल ले लिया। अगर कोई जीएसटी वाला दुकानदार है या बिजनेसमैन है, अगर वो आपको बिना जीएसटी वाला बिल दे रहा है, मोस्ट प्रोबेबली, अब ऐसा ठीक है, इट इज अ कस्टम कल्चर कि लोग कर लेते हैं, बट क्या आप वो बिना जीएसटी वाला बिल एज अ कस्टमर कहीं पर जाके दिखा सकते हो उसकी वैलिडिटी क्या है? क्योंकि वैलिडिटी तो ये है कि एक जीएसटी नंबर है, आपके इनवॉइस के ऊपर एक जीआरएन नंबर है, जीएसटी नंबर है, उस बिजनेसमैन का नाम है, आपका नाम है, आपकी डिटेल्स हो सकती है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा की, उसमें पे स्टेटस है, पे करा है कि नहीं करा है, और जीएसटी पेड ऑफ है। तो हर चीज़, एक एक चीज़ का डाटा गवर्नमेंट के पास में पड़ा हुआ है, जिस कारण से अब आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, बिकॉज आपके पीछे गवर्नमेंट खड़ी है। नया बिजनेस शुरू करने के पहले किन कानूनी और टैक्स की बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? अगर कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस स्ट्रक्चर। आपको अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे रखना है? क्या आपको एज एन इंडिविजुअल बिजनेस रजिस्टर करना है, प्रोप्राइटरशिप खुद के नाम पर, या अगर आप एक हिंदू फैमिली से आते हो तो एक एचयूएफ का एक आपके पास में बेनिफिट होता है कि आप एचयूएफ क्रिएट कर लो अपने नाम पर। क्या आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में जाना चाहते हो तो पार्टनरशिप में भी दो है, एक पार्टनरशिप एक्ट और एक एलएलपी, दो तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो। क्या आपको एक कंपनी रजिस्टर करना है? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि अपने आप सारे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देख करके, कंसल्ट करके ये डिसाइड करिए कि आपको किस स्ट्रक्चर में बिजनेस रजिस्टर करना है। अगर आपने सोचा कि मुझे XYZ पर्टिकुलर में रजिस्टर करना है, उस केस में सेकंड डॉक्यूमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपका पैन, राइट। पैन आपका बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर संस्थान का। अगर आप खुद हो तो प्रोप्राइटरशिप में आपका खुद का पैन, अगर आप पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप का पैन, कंपनी तो कंपनी का पैन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टनरशिप या कंपनी हो, इन दैट केस आपके लिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप उसी समय जीएसटी भी ले लो, ताकि जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बात कही कि आप लीगली बाइंडिंग हो जाओ हर चीज़ के साथ। और चौथा पॉइंट मैं समझता हूँ कि अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लाइसेंसेस लगते हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर लाइसेंसेस का ध्यान रख लेना चाहिए। अगर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर बहुत सारे लाइसेंसेस लगते हैं, बिकॉज बहुत सारे ड्रग्स से आपको डील करना पड़ता है, तो एक उस चीज़ का ध्यान रख लेना चाहिए। ये चार मैं मानता हूँ बेसिक चीज़ें है, बेसिक है एकदम, कि आपके पास में ये चार चीज़ें सुलझी हुई होना चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले। क्या बगैर सीए की सलाह के बिजनेस शुरू करना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, सीए को फुल टाइम अपने पास रख लेना एक छोटे बिजनेस के लिए सही नहीं है। अगर मैं फुल टाइम सीए हायर करूँ एक छोटे से बिजनेस के लिए, तो शायद सीए की कॉस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि उतना प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे होगे, उतना आप रेवेन्यू तक नहीं कमा रहे होगे। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास में फुल टाइम डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव चेकअप्स कर लेना सही होता है। तो वही चीज़ है कि आपको टाइम टू टाइम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिव्यू करवाने चाहिए, ऑडिट करवा लेने चाहिए। आपको टैक्सेशन वाइज
आप कहीं पे गलत तो नहीं हो, वो चीज़ एक बार आप सीए से कंसल्ट करवा लो। तो एक जब आप बना रहे हो जब आप चालू ही कर रहे हो अपना बिजनेस शुरू करना, उसी समय से राइट स्टार्टिंग फ्रॉम पेन बनाना, इवन मैंने जो पॉइंट बोला बिजनेस स्ट्रक्चर क्या रखना है, वहां से आपको कंसल्टेशन लेना शुरू कर देना चाहिए एक सीए या इवन एक बहुत ही अच्छे लाइक टैक्स कंसल्टेंट से। ऐसा क्या होता है कि लोग पैसा तो कमाते हैं पर अमीर नहीं बनते? देखिए, लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। मेरे एक इंस्टेंस है, मैं जब सीए बनाई था नया नया 2024 में, तो उस टाइम पर मैं बहुत लोगों से कंसल्टेशन ले रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक मुझे मेरे सीनियर मिले और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि पुनीत, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए, वो तू ज़्यादा बेटर जानता है, लेकिन जब तू पैसा कमाना शुरू करे तो एक हैबिट हमेशा डालना कि अगर तू लाख रुपया कमा रहा है तो तुझे पहले पता होना चाहिए कि तू इसमें से सेव कितना करने वाला है, इसमें से इन्वेस्ट कितना करने वाला है, तुझे ये पहले पता होना चाहिए। इन दोनों को पहले बाहर निकाल ले। अब जो बचा है तुझे इसको ही एक्सपेंड करना है, इसको इस पे ही तुझे एक्सपेंडिचर करने हैं, इनमें ही तुझे सारे एक्सपेंसेस करने हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि लोग अक्सर ये गलती कर लेते हैं कि वो नहीं समझ पाते कि इनकम क्रिएशन इज नॉट वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ धीरे धीरे प्राइमरी के साथ में एक सेकेंडरी इनकम सोर्स रख रख कर बढ़ती है। आपके पैसे से अगर आपको पैसा बनाना नहीं आ रहा तो आप शायद उसको खर्चा कर करके ख़त्म कर दोगे। बिल्कुल, पैसे में इनकम ज़रूरी है। राइट। ऐसा अमीर लोग क्या करते हैं या उनमें ऐसी क्या फाइनेंशियल हैबिट होती है जो आम लोगों में नहीं होती? जैसा मैंने आपको अभी कहा, अगर आप यही सेम एग्जाम्पल किसी भी मारवाड़ी फैमिली में देख लोगे या किसी भी बनिया फैमिली में देख लोगे तो आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो लोग तब 50 रुपये खर्च करेंगे जब उनके पास में 100 रुपये हो गए। ओवर स्पेंडिंग में समझता हूँ सबसे बड़ी गलती है आज के टाइम पर। अगर आप कर रहे हो कि मैंने अगर 100 रुपये कमा लिए तो हम कई बार ना लाइफस्टाइल ऐसे बना लेते कि मेरी लाइफस्टाइल ही 90 रुपये की है। सही है। और आप कई बार वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए 10 रुपये के ऐसे और खर्चे एक्स्ट्रा कर ही दोगे। तो जब आपने 100 रुपये कमाए और आपने वो 100 या 90 रुपये अपने लाइफस्टाइल में ही लगा दिए, तो उसमें से आप बचा करके लेकर कितना जाओगे, आप कितना सेव कितना कर लोगे, इन्वेस्ट कितना कर लोगे। सही है। अभी जैसा आपने कहा सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, कई बार लोग ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग इन दोनों को वर्ड को सेम समझ लेते हैं। मैं अगर हिंदी में एकदम सिंपलर वर्ड्स में कहूँ तो ये है बेसिकली सेविंग इज बचाना, इन्वेस्टमेंट इज बढ़ाना। सबसे पहला इंसान अपने आप को बचाएगा या बढ़ाएगा? सबसे पहले अपने आप को बचाएगा। सबसे पहले वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए उस सेविंग के ऊपर, इमरजेंसी फंड्स के ऊपर। आप सबसे पहले अपने आप को सेव कर लो एक बेसिक अमाउंट के साथ। सेविंग वो होता है जहां पर मुझे इनकम कमाना नहीं है इस अमाउंट के ऊपर, मुझे सिर्फ ये अमाउंट कम नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वहां हो गया जहां मुझे पता है कि हाँ, मैं मेरी एक एक्टिव इनकम चल रही है, एक एक्टिव इनकम सोर्स है, मैंने सेविंग एक एक्स अमाउंट कर लिया है जितना मेरे लिए सफिशिएंट हो मेरी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और अब तीसरा, अब मैं जो बचा हुआ पैसा है उसको इन्वेस्ट करूंगा, अब उसको और पैसा बनाऊंगा उससे, सेविंग वाले पैसे से नहीं, इन्वेस्टमेंट वाले पैसे से। बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन 5 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? अगर मैं आपको 5 पॉइंट्स गिनाऊँ जो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। पहला है गोल। आपका गोल क्या है एक इन्वेस्टमेंट को लेकर के? शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सेव कर रहे हो या फिर बस फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो? दूसरा होता है टाइम पीरियड, कि आप उस पैसे को कितने समय के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो सकता है कि आपका है कि मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा बना लेना है, आपका हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको कमाना है। तो ये हो गया। तीसरा मैं मानता हूँ कितना आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो। कई लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दूँ, मैं बहुत अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में कर दूँ, या कई लोग चाहते हैं कि नहीं मैं एक पर्टिकुलर टाइप के इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही करूँ, म्यूचुअल फंड्स में ही करूँ। चौथा मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चौथा होता है, मैं मानता हूँ अगले 2 जो मैं बताने वाला दोनों भी इंपॉर्टेंट है बहुत। चौथा है रिस्क एपेटाइट। मेरी रिस्क कितनी, मेरी एपेटाइट कितनी रिस्क लेने की, क्या मैं इस पैसे को कितना जाते हुए देख सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा लॉस झेलने के लिए रेडी हूँ तो इक्विटी टाइप के इन्वेस्टमेंट जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है वो बेटर है, क्योंकि रिटर्न भी वहाँ पर बेटर है।
लेकिन अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं खोना मेरा पैसा, तो ठीक है मैं कम कमाऊंगा, मैं उस पैसे पर कम कमाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा वो जो पैसा है, वो जो कॉर्पस है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है पेशेंस। मुझे लगता है इन्वेस्टिंग इज द गेम ऑफ पेशेंस। करके भूल जाना सबसे हार्ड काम है। सबसे हार्ड काम। सबसे इजी है कि हर दिन में चेक करूँ कि कितना ग्राफ ऊपर गया, कितना ग्राफ नीचे गया। सबसे हार्ड काम यही है कि करके मैं भूल जाऊँ कि कितना है वो पैसा। बिल्कुल सही है। क्या गारंटेड हाई रिटर्न जैसी कोई चीज़ होती है? मैं पर्टिकुलरली नहीं मानता। मैंने बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स देखे हुए हैं जहाँ पर लोग 20% 25% तक का करते हैं कि हम दे देंगे, बट मुझे लगता है कि अगर कहीं पर रिटर्न है तो उसके पहले रिस्क भी होगा ही। अगर आपको ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट दिखती है जहाँ पर गारंटीड रिटर्न ऐसे बताया गया है कितना मिलना है XYZ% और हाई हाई रिटर्न बताया गया, तो इन दैट केस मुझे ये समझ लेना, मुझे ये लगता है कि आपको समझना ज़रूरी है कि उसके पीछे आपका रिस्क कितना होने वाला है। पहले आप ये समझ लो। आपको लगता है कि आप वो रिस्क ले सकते हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। दूसरी बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लीगल है या नहीं। रिटर्न तो हो सकता है गारंटीड मिल जाए, इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लीगल ही वे हो या नहीं हो। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, क्या ईएमआई लेना चाहिए या उससे बचना चाहिए? देखिए ईएमआई को लेकर ना लोगों के बहुत ही पोलराइजिंग ओपिनियन है। कुछ लोगों को ईएमआई बहुत जमती है तो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ईएमआई डिपेंड करती है कि आप कैसे एसेट को ले रहे हो। अगर आप एक ऐसे एसेट खरीद रहे हो जो आपको और इनकम करके देने वाला है, एन एसेट विच इज एन इनकम जनरेटिंग फॉर यू, इन दैट केस ईएमआई ले लेना कोई गलत नहीं है। क्योंकि आप जितना उस ईएमआई का पैसा भर रहे होगे, इंटरेस्ट भर रहे होगे, प्रिंसिपल भर रहे होगे, उतनी के लगभग की कमाई या उतने से कम भी हो, बट कुछ कमाई आप कर रहे होगे एटलीस्ट। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए ईएमआई लेना या ऐसी चीज़ों के लिए लोन लेना जो सिर्फ आपके लिए एक लीजर है, टाइम पास है, या सिर्फ आपके लिए खर्चा है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सही चीज़ नहीं होती। बिकॉज एक छोटा सा अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ तो हमने हमेशा नोटिस करा होगा कोई भी चीज़, अगर हम फॉर एग्जाम्पल फ़ोन हो गया, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, फ़ोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे उसको यूज़ करने की यूटिलिटी, मतलब उससे मिलने वाली खुशी रिलेटिवली कम होती चली जाती है। मतलब डे 1 पे अगर मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कोई आईफोन ले लिया, ठीक है 17 प्रो, मैं पूरे गांव में उसको दिखाऊंगा कि ये देखो ये देखो ये देखो, ये इतने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए। हो सकता है मैं पहले 10 दिन 100 फोटोज़ क्लिक करूँ, अगले 20 दिन हो सकता है मैं 100 फोटो 20 दिन में मिला के क्लिक ना करूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए उस चीज़ की यूटिलिटी, उस चीज़ को खरीदने की खुशी कम होती चली जाएगी। तो मेरा जो ग्राफ खुशी का है वो तो डेट्रॉइट होते जा रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो फिक्स्ड भी फाइनेंशियल बर्डन लेके चल रहा हूँ कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट पे करने वाला हूँ हर महीना, तो भी एक तरफ मेरा ग्राफ ऐसा जा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ग्राफ जा रहा है इस तरीके से, स्ट्रेट कांस्टेंट। जब मुझे उस चीज़ से खुशी मिल रही है, उन वाले पूरे फेजेस पर तो मुझे बहुत मज़ा आएगा कि इतनी खुशी इतने कम पैसे में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब 1 सवा साल हो गया, अब मुझे उस फ़ोन में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चलाने में। अब ठीक है वो नॉर्मल है, अगर ये होता या कोई और फ़ोन होता मोर और लेस एक ही बात होती। उस केस में जब मुझे उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा, बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है वो अभी भी, लेकिन क्योंकि अब मुझे उतनी खुशी नहीं मिल रही, तो अब मुझे क्या लगेगा कि मैं ज़्यादा पैसा पे कर रहा हूँ। सही। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका अकाउंट देख सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर देखिए मैं खुद डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, राइट, अलग अलग तरीके से। और आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने इस तरीके से चीज़ें बाइंड कर दी है कि जीएसटी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप भरते हो वो इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने चली जाती है। इनकम टैक्स पोर्टल की डिटेल्स जीएसटी से शेयर हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस समय पर ये एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि सही करी है कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक कर दिया है, जिस कारण से अगर आपने डिपार्टमेंट में एक न्यूज़ भी दी तो आपकी एक दूसरी न्यूज़, वो एक न्यूज़ दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकती है, चली जाती है, राइट। तो अगर आपने खर्चों वाली जगहों पे भी कोई चीज़ करा होगा तो हो सकता है कि वो चीज़ भी चली जाए। दूसरा पॉइंट, अब ये चीज़ समझना, मेरी इनकम तो किसी और का एक्सपेंस है। मैं जो भी आज कमाई कर रहा हूँ वो किसी और का एक्सपेंडिचर, किसी और का खर्चा है। मैं चाहे अपनी इनकम ना दिखाऊं, लेकिन क्या वो इंसान अपना खर्चा नहीं दिखाएगा गवर्नमेंट को? बिल्कुल दिखाएगा। क्या वो ये नहीं बोलेगा कि अरे ये देखो मैंने तो इतना खर्चा करा है पुनीत के ऊपर? तो गवर्नमेंट को अगर ये पता है कि पुनीत के ऊपर इतना खर्चा
विशाल ने करा हुआ है, तो पुनीत से भी पूछती हूँ मैं जाकर कि भाई तेरे पे इतना खर्चा हुआ है तो तूने कमाई क्यों नहीं दिखाई। तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट मोर और लेस आपके फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें देख सकती है, इसीलिए मैं मानता हूँ कि छुपने से बेटर है खुद भी गवर्नमेंट के सामने दिखा देना, ताकि वी आर विद अ गुड इमेज। बहुत बढ़िया। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड को लेकर मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप वो इंसान हो जिसकी एक एक्टिव इनकम किसी सैलरी से आ रही है और अब आपके पास में पैसिव इनकम है जिसको कि आपको उस इनकम का इन्वेस्टमेंट करना है और कोई पैसिव इनकम जनरेट करनी है, इन दैट केस तो दो चीज़ें हो सकती है कि या तो आपको फुल ऑन जा करके ट्रेड करना है एंड एवरीथिंग, या फिर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। और आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना प्लस आप ये नहीं चाहते कि मेरा पैसा एफडी में अटका रहे, आपको ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, इन दैट केस म्यूचुअल फंड सच में सही है। मतलब अगर मैं बताऊँ आपको तो म्यूचुअल फंड क्या है बेसिकली, कि एक मैनेजर है जो आप सबसे बहुत सारा पैसा ले लेगा और फिर उस टीम में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठे होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे जो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उनके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। उसका एक छोटा सा आपसे कट एक्सपेंस लिया जाएगा, उसके अलावा जितना भी रिटर्न है वो आपको वापस मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली अगर मेरी खुद की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड सच में सही है। बहुत बढ़िया। अगर आज आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो आप कहाँ और क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए ऐसा है जो मुझे पता है कि मुझे इसको इन्वेस्ट या सेव ही करना है, तो सबसे पहली चीज़ मैं इसको सेव करने पे फोकस करूँगा, बढ़ाने से पहले बचाने पर। एक बार अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने सेव कर लिया है, अच्छा खासा अमाउंट सेव कर चुका हूँ, मेरे पास में इमरजेंसी फंड जैसे एफडी आरडी में पैसा पड़ा हुआ है जितना मुझे लगता है कि मेरी रिस्क के हिसाब से या मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पड़ा हुआ है, अब मुझे इस 1 लाख को सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है, तो इन दैट केस मैं इन्वेस्ट पर्टिकुलरली खुद की बात करूँ, मुझे नहीं पसंद कि मैं हर दिन फ्लक्चुएशन देखूँ कि स्टॉक मार्केट में कम हुआ या ज़्यादा हुआ है, मुझे वो नहीं पसंद। तो मैं क्या करूँगा, मैं जा करके इस 1 लाख को लमसम में कुछ अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स के अंदर 20-20 हज़ार रुपये या 20-30 कोई अलग अलग रेशियोज़ के अंदर इस 1 लाख रुपए को बांट दूंगा। बहुत बढ़िया। अभी तक जो अपनी चर्चा हुई काफ़ी बढ़िया रही। अब थोड़ा सा अपन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, शुरुआत कहाँ से कैसे हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन में आपका क्या सपना था? क्या आप शुरू से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे? देखिए, मुझे लगता है कि बचपन में ना मेरे सपने बदलते थे चीज़ें देखकर। तो अगर मान लो कि मैंने टीचर को पढ़ाते हुए देख लिया तो मेरा मन करता था कि टीचिंग करना है, और अगर किसी और बच्चे से सुन लिया कि अच्छा इसको पायलट बनना है तो मुझे भी पायलट बनना है। तो कभी मुझे डॉक्टर बनना होता था, कभी पायलट बनना होता था, कभी कुछ बनना होता था। बचपन में डिसाइडेड ही नहीं, बचपन में शायद पता ही नहीं था कि सीए होता क्या है, या पता भी था तो ये था कि हाँ घर के पास में एक अंकल रहते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत है। क्यों है, क्या है, ऐसा क्या करा है उन्होंने, कुछ आइडिया नहीं था बचपन में। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आपको सीए ये कोर्स अपनी तरफ क्यों आपको आना चाहिए उसके रीजंस खुद देता है। बहुत बढ़िया। आपकी हॉबीज क्या रही? बचपन में मुझे तो खेलना बहुत, मतलब बहुत सभी को ही पसंद है वैसे एज अ किड तो सबको पसंद रहता है। बट अगर मैं खुद की हॉबी बोलूँ तो मुझे बचपन में एक टाइम पे बहुत था कि मुझे डांस बहुत, एक मेरे फेजेस रहे हैं। एक फेज था बहुत बचपन का जब डांस करना बहुत पसंद था, फिर डांस छूटा तो फिर एक मन करा कि रैप करना है, तब नया नया रैप आया था तो रैपिंग भी करी। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आया जब मुझे लगता था कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है। जब बहुत मैच्योरिटी आई और बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ लाइफ के सीरियसनेस को लेकर के, तब जाकर के समझ में आया कि हाँ चलो ये कोर्स में सीरियस हुआ जा सकता है, वरना तब तक के तो मैं सब कुछ ट्राई कर रहा था। और मुझे शायद इसी कारण से मेरे 7 साल लगने का मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने सब कर लिया है, लाइफ को जी लिया। हाँ मतलब अगर आप कहोगे कि एक एक्सचीज करना है, मतलब मुझे रैप गाने थे मैंने वो भी गए, मुझे पोइट्री करने का लिखने का बहुत शौक था मैंने वो भी करा है, मुझे टीचिंग करना, मुझे ओरेटरशिप बहुत पसंद है, किसी भी मंच पे जाके बोलना, चाहे फिर मैं कुछ भी करूँ। तो अगर मैं गंदा भी गाता हूँ तो भी मैं स्टेज पे जाके गा लूँगा। अब आप बस पॉडकास्ट में ये मत पूछिएगा गाना गाने का।
थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने आपके इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको 7 साल लगे सीए बनने में, तो कैसा क्या कारण रहा कि आपको 7 साल लगे सीए बनने में? मैंने सीए स्टार्ट करा था 2017 मिड में। फाउंडेशन तो उस टाइम पे सीबीटी हुआ करता था। सीपीटी मैंने बुरहानपुर से ही निकाला पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद जब मैं पहली बार इंदौर गया अपने इंटरमीडिएट के लिए, वो फेज ऐसा था जब मैंने सीए स्टार्ट तो कर दिया दोस्तों के चक्कर में कि दोस्त लोग कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, और उस टाइम तक के खुद की क्लैरिटी थी नहीं इतनी कि क्या करना है। कॉमर्स ले लिया था 11th-12th में, तो वैसे ही आपके बहुत सारे ऑप्शंस कट जाते हैं, राइट। आपके उसमें बचते हैं 3-4 ऑप्शंस कि बीकॉम करके एमकॉम कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, या तो सीए कर लो, या फिर एसीसीए है, या फिर कोई नया कोर्सेस है, वैसे कुछ कोर्सेस कर लो। उस टाइम पे उनका बोला बाला इतना था भी नहीं, तो इस चक्कर में सीए में घुस गए बिकॉज दोस्त लोग जा रहे थे फॉर्म भरने के लिए, हम भी चले गए, फॉर्म भर दिया। और मुझे तब होप मिली जब मुझे नहीं चाहिए थी। मैं चाहता था कि मैं सीबीटी फेल हो जाऊँ। अच्छा। मैं एक बार मेरा ये था कि अगर मैं सीबीटी फेल हो गया तब तो घर वाले या फिर कोई भी नहीं बोलेगा ना कि यार तू आगे कर, उनको समझ में आ जाएगा कि इसके बस की नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बट मेरा सीपीटी पहले अटेम्प्ट में निकला। मैं इंटर के लिए इंदौर गया। इंदौर जाने के बाद मुझे वहाँ पे चीज़ें देखी, पढ़ाई करी, जितना भी था। मुझे उस समय, उस पूरे दौरान मुझे लगभग 4 से 5 साल सिर्फ इंटरमीडिएट में लगे। अच्छा। जिसमें मेरा 2018 में पहली बार अटेम्प्ट था, मई 2018 में। उसके बाद से मई 19-20 में फिर कोरोना लग गया। तो कोरोना के अंदर, कोरोना वॉज अ अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जो मैंने अपने पहचान के कई लोग देखे हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान, जब कोई कुछ नहीं कर रहा था, तब उन्होंने क्लासेस लिए, तब उन्होंने निकाले हैं एग्जाम्स। लेकिन हम तो कोरोना में मतलब थाली बजा रहे थे, मिस करने का। राइट। तो अब उस पूरे दौरान में मैंने अपने आप को या अपने इस कोर्स को कभी सीरियस लिया ही नहीं। मैं उस समय पर सिर्फ या तो कभी गाने बना रहा था, सॉन्ग्स बना रहा था, मैं पोइट्रीज लिख रहा था, मैं ओपन माइक्स में जा रहा था, मैं कॉमेडी कर रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर द वन थिंग जो मुझे करना चाहिए थी, वो थी पढ़ाई। ये सिलसिला चला और एक पॉइंट आया 2021 के अंदर, जब आप 4-5 साल आप सीए कर चुके हो। 2017 से आप लगे थे, ऑलमोस्ट 5 साल होने आ गए, 2021 आ गया है। एक पॉइंट आया जब चुनना था, या तो मैं सीए कंटिन्यू कर लूँ, या फिर मैं एमबीए कर लूँ, या और साथ में कुछ जॉब कर लूँ। मतलब मेरे पास में एक समय ये भी आया जब मुझे इन 2 चीज़ों में से चूज़ करना था कि मेरे पास एक 15,000 की जॉब है, मेरे हाथ में आई थी, और ऐसा था कि अगर मैं 15,000 की जॉब आज कंटिन्यू कर लेता हूँ, 3 महीने बाद प्रोबेशन कंप्लीट होने पे उसके मुझे 25,000 भी मिल जाएंगे। और दूसरा मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं 1500 में आर्टिकलशिप शुरू करता हूँ। अब कोई भी इन हिज राइट माइंड वुड थिंक कि यार पैसा तो जॉब में ज़्यादा मिल रहा है ना, लेकिन जिसे ये नहीं पता कि आर्टिकलशिप सीए के लिए कर रहा हूँ, शायद वही ये बात बोले। लेकिन अगर मैं किसी को भी बोलूँ कि मैं साथ में सीए कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, 1500 की आर्टिकलशिप सीए की है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे कई लोगों ने कई मिक्स्ड ओपिनियंस दिए। तब एक मेरी मम्मी ने मुझे, और एक मेरा भाई था अभी, उसकी रिसेंटली हिज नो मोर, तो यश राठौर, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ वीर भगत सिंह फाउंडेशन, जो हमारा फाउंडेशन, हमारा संस्थान है, उसका मैं नाम लेना चाहूँगा। ये 2 लोग थे सिर्फ जिन्होंने मुझे एक चीज़ कही, मम्मी ने भी और यश ने भी मुझे एक चीज़ कही कि जब तक तेरे माँ बाप है तुझे 1500 में भी पाल लेंगे। 3 साल की आर्टिकलशिप है, 3 साल की आर्टिकलशिप, तेरे माँ बाप तुझे 1500 में भी पाल लेंगे। आज 15,000 की नौकरी करेगा, कल को 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। लेकिन जब 3 साल बाद तुझे सीए करने का वापस मन करा और 1500 की आर्टिकलशिप करनी पड़ी, तब तुझे तेरी फैमिली संभालनी होगी, तब तेरी फैमिली तुझे नहीं संभालेगी, तब तेरे माँ बाप नहीं संभालेंगे, तब तू शायद खुद अपनी फैमिली लेके बैठा होगा, तब कैसे क्या करेगा। तो मैं जब भी कभी ये कहता हूँ कि किन लोगों का श्रेय है मेरे सीए बनने की जर्नी में, उसमें मैं मेरे उस भाई यश का भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ कि मुझे उसने उस समय पर
संभाला, उस समय पर उसने मेरी हेल्प करी, उस समय पर उसने मुझे उस चीज़ से निकाला जब मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज भगवान ने उसको, बापूजी ने उसे जहाँ भी रखा हो, आई होप कि वो बहुत खुश हो। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब आपने डिसाइड किया हो कि अब सीए बनना ही। तो जैसे मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, तो मैंने आपको बताया कि कन्फ्यूजन था आर्टिकलशिप करूँ या क्या करूँ, और यश के, मम्मी के, सबके कहने से फिर मैंने ज्वाइन कर लिया कि चलो आर्टिकलशिप कर लेते 1500 के अंदर। और मैं प्रशांत सर के यहाँ, प्रशांत श्रॉफ सर के यहाँ पर आर्टिकलशिप में लग गया। उसमें भी जब मैंने शुरुआत करी, सितंबर 2021 की बात होगी वो, तो 3-4 महीने आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस कोर्स स्टिल। अब समझो आप, मैं अपने 4 साल दे चुका हूँ, 4 से 5 साल दे चुका हूँ, मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन 3 महीने होने पर भी मैं आज तक क्लियर नहीं हूँ कि मुझे यही चीज़ परस्यू करनी है या नहीं। एक पॉइंट जो मैंने उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में देखना शुरू करा, जब मुझे क्लियरिटी आई कि क्यों मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, उसके 2 मेजर रीजंस थे। मैंने साथ साथ में सीमेट की, कैट की तैयारी शुरू कर दी थी कि चलो मैं ये भी कर देता हूँ। अच्छा। कि यहाँ नहीं लग रहा, मैं कैट कर लूँगा, सीमेट कर लूँगा, और कर लेने के बाद में बढ़िया मैं लग जाऊँगा MBA करके, 2 साल का MBA निपटाऊँगा, और फिर उसके बाद में बढ़िया जॉब। जब मैं सीमेट की, बैंकिंग की, इन सब की तैयारी करने गया, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे जितना भी आता है वो सीए का ही आता है। सीए आप कोरे पेज पर कितना ही लिख दो चल जाएगा, लेकिन एक लिखा हुआ पेज है, आप उसे मिटाकर दूसरा लिखोगे कैसे? क्या जब ये स्याही से लिखा गया है तो अगर मेरी पूरी हिस्ट्री के अंदर स्याही से पिछले 5 सालों में सिर्फ सीए की नॉलेज लिखी गई है, चाहे मुझे ना पसंद हो, बट अगर लिखी गई है वो मैं बदल नहीं सकता। मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा किसी और चीज़ को लेकर के। मैं किसी कोर्स के मिड पॉइंट पे नहीं हूँ। ये जो रियलाइजेशन था कि मुझे जितना भी आता है, भले बहुत कम आता है, भले 5% आता है, लेकिन वो 5% भी मुझे सीए का ही आता है। दूसरा रियलाइजेशन हुआ मुझे मेरे ऑफिस के कारण। मेरे ऑफिस में जब मैं प्रशांत सर को देखता था क्लाइंट से डील करते हुए, और ये शायद जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो गए, अभी जितने भी सीए स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे, वो लोग भी, उनसे भी मैं ये चाहूँगा कि अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो सकता है कि आपको उस समय पर आपका प्रिंसिपल शायद सही ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आती है, थोड़े से आपको कुछ कुछ चीज़ें फील होती है, लगता है आपको कि शायद मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे साथ में क्यों ऐसा हो रहा है, जो भी XYZ चीज़ें हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, और अपने प्रिंसिपल से 10 चीज़ें सीख सकते हो। उसमें से एक चीज़ जो सबसे पहले एक इंसान ने सीखनी चाहिए, हाउ योर प्रिंसिपल ओरेट्स, हाउ योर प्रिंसिपल एड्रेसेस हिज क्लाइंट्स। मैंने उस टाइम जब प्रशांत सर को देखा कि किस तरीके से वो क्लाइंट से बात करते हैं, किस तरीके की एक रिस्पेक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडस्ट्री में उसके क्लाइंट्स के सामने और इन जनरल सोसाइटी में होती है, या किस तरीके का एक रिग्रेट उस इंसान को होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा था, मजबूरन, इंटरेस्ट नहीं था उस कारण से, या किसी भी और कारण से उसको मिडवे इस चीज़ को छोड़ना पड़ा है। जब मेरे पास अकाउंटेंट आते थे और बताते थे कि अरे मैं भी सीए कर रहा था, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो पुनीत? हाँ। अरे मैं भी सीए कर रहा था, मेरे को छोड़ना पड़ा XYZ रीज़न से। उस इंसान को सुन के लगता था कि इसको आज भी करने का मन है, बट अब इसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि ये कर नहीं पा रहा है। तो अगर मेरे माँ बाप ने, फैमिली ने और हर किसी ने मुझे इतना सपोर्ट कर दिया कि मैं 5 साल गंवाने के बाद भी आर्टिकलशिप में 1500 रुपये लेकर के बैठा हुआ और मेरे घर वाले कुछ नहीं बोल रहे, तो मुझे उनको प्रूव करना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मुझे तो सीए बनना ही है। मैं मानता हूँ कि वो ये 2 मेजर पॉइंट थे, एक रियलाइजेशन कि मुझे और कुछ नहीं आता, और दूसरा कि यही है जो मुझे वो रिस्पेक्ट दिला सकता है जो आज मेरे प्रिंसिपल की है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या स्कूल में आपके टीचर को लगता था कि आप सीए बन सकते हो? देखिए, इस चीज़ के लिए तो मैं आपको 2 इंस्टेंसेस मुझे एकदम टिप ऑफ द टंग है, मैं आपको बताता हूँ। पहला इंस्टेंस है जब सोचा हम दोस्तों ने, मतलब उन दोस्तों ने सोचा और मैं उनके पीछे पीछे निकल लिया। पीयर प्रेशर बोलो या फिर खुद को लेफ्ट आउट ना फील करवाना, फोमो ना फील करवाना बोलूँ, उस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो कर लेंगे, सीए कर लेते। और हम लोगों ने हमारे
उस टाइम पे जो 11th-12th में अकाउंटेंसी के सर थे उनको बताया कि हम लोग ये सोच रहे हैं। सर की कोचिंग जाते थे हम, सर ने कोचिंग में सारों के पेरेंट्स को बुलाया, हम चारों के, और सर ने उस दिन सबके पेरेंट्स के सामने बोला कि हाँ ये बच्चा तो कर सकता है, ये बच्चा तो कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मेरे पेरेंट्स को सबके सामने कहा कि देखो मैं मानता हूँ पुनीत का करने का मन है, लेकिन मुझे लगता है कि पुनीत को सीए नहीं करना चाहिए, पुनीत सीए नहीं कर पाएगा। उनको क्या, मुझे भी लगता था कि मैं सीए नहीं कर पाऊंगा, तो वो उस मामले में गलत भी नहीं थे वैसे। लेकिन वो चीज़ जब वहाँ पर बोली सर ने, तो एक वो रियलाइजेशन तब भी हुआ कि भले मुझे नहीं करना, लेकिन अब तो प्रूव करना है। तो अब तो मुझे आज मतलब सर से बहुत अच्छी बातचीत है, उनसे मुझे कुछ दिक्कत है ही नहीं, लेकिन एक वो था कि नहीं चलो अब तो प्रूव करने का कुछ पॉइंट मिल गया। और दूसरा इंस्टेंस है जब मेरा सीए फाउंडेशन हो गया, सीबीटी निकल गया, उसके बाद हम लोग ऐसे हम जो 3-4 लड़के थे जिनका हो चुका था, वो लोग हम लोग ऐसे ही क्लास में गए। हमें स्कूल में बुलाया था, हमारे क्लास में बुलाया था, जिस क्लास में हम पहले पढ़ते थे वही क्लास में हमारे जूनियर्स को समझाने के लिए गए थे। तब मेरे टीचर ने बाकी दोनों को तो ऐसे इंट्रोड्यूस करा कि या आई न्यू कि ये दोनों तो कर लेंगे ऐसा वैसा। मेरे लिए पता नहीं क्यों उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ करे कि मुझे नहीं लगता था कि पुनीत कर पाएगा, लेकिन पुनीत ने जिस तरीके से 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं और सीए का सीपीटी निकाला है, ये बहुत अच्छी बात है देखने में। बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया, मैं पढ़ाई से ज़्यादा बाहर रहता था, और ये चीज़ टीचर ने उस टाइम पे एक्नॉलेज भी करी कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो इसको कभी 26 जनवरी की तैयारियों में देखा हुआ है, कभी 15 अगस्त की तैयारियों में देखा हुआ है, कभी कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है उसकी तैयारी में देखा हुआ है। तो ये बच्चा जो डेस्क पे नहीं बैठता था, आज पोडियम पे खड़े होकर आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि क्या करना चाहिए। तो वो एक, मैं समझता हूँ कि ये 2 मेजर इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर, जहाँ टीचर्स को शायद नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगा, बट चीज़ें अच्छी भी हुई है। बट उसी समय अगर मैं उसका एक दूसरा एग्जांपल भी दूँ, मेरे टीचर को मुझ पे टीचिंग पे बहुत भरोसा था। तो जब मेरा नहीं निकल रहा था इंटरमीडिएट और मेरा ऐसे ही मन था कि मुझे कुछ टीचिंग में करना है, तो वही अकाउंट्स के सर जिन्होंने कभी कहा था कि तू नहीं कर पाएगा, उन्होंने मुझे तब प्लेटफॉर्म दिया था उनके कोचिंग क्लास में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने का, कि तू बिजनेस स्टडीज़ हमारे यहाँ पे आके पढ़ा। तो उस टाइम पर मुझे वो जो एक एक्सपीरियंस रहता है कि आप 10 लोगों के सामने, 20, 25, 40 लोगों के सामने बोल पा रहे हो, कर सुना पा रहे हो, अपने आप को रख पा रहे हो, एंड वो भी वो बच्चे हैं जो आपके ही जूनियर्स रहे हैं। बिल्कुल। तो जो मजाक मस्ती आपने कभी अपने फैकल्टी के साथ में करी थी, अब ये आपके मजे ले रहे हैं। वो सब कुछ करना, ये तो एक तरीके से उन्होंने मुझे हेल्प भी बहुत करा हुआ है फ्यूचर में जाकर के, जब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये कर सकता है। उन्होंने मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत हेल्प करा है विथ वॉट एवर आई नीडेड। बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया कि सीए बनने में आपको 7 साल का पीरियड लगा, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इस दौरान कितना पैसा खर्चा हुआ होगा? पैसा मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि लगभग 3-3.5 लाख के आसपास ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। अब कितना पैसा लगता है, अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूँ, आप जब पहला सीपीटी का जब आप फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, इन तीनों की रजिस्ट्रेशन फीस आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी होगा, 18,000, 24,000, 30,000, वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको लगता है हर स्टेज पर। उसके अलावा हर बार की आपकी होगी एग्जामिनेशन फ़ीस। ये एग्जामिनेशन फ़ीस हर बार की कभी 1,800 रुपये, 2,400 रुपये, इस टाइप की अमाउंट लगती है पर अटेम्प्ट। उसके अलावा बिकॉज अब आप अगर पढ़ोगे तो अगर आप बहुत ये सोच करके पढ़ रहे हो कि मैं खुद ही से सब कुछ कर लूँगा, तो वेल एंड गुड, आपको इनके अलावा ज़्यादा खर्चा नहीं लगना है। लेकिन अगर आपको क्लासेस लगेगी तो क्लासेस में मानता हूँ कि एक बड़ा खर्चा हो सकता है एक इंसान के लिए, जिसमें हर लेवल की क्लासेस आपको किसी मतलब फाउंडेशन लेवल की आपको 30-40 हज़ार में अच्छी क्लासेस मिल जाएगी, आपको इंटरमीडिएट की 50,000 समथिंग में, और फाइनल की 70,000 समथिंग पर लेवल वाइज लग जाएगी। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको लेना ही चाहिए। कई बच्चे हैं जो फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक के सिर्फ खुद ही सेल्फ स्टडी से निकाल लेते हैं,
और इतना कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा है कि आप बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चीज़ों की हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारी 4 ट्रेनिंग्स होती है। 2 ट्रेनिंग्स होती है CA इंटरमीडिएट निकालने के दौरान, जो होती है IT और OC। एक होती है IT की ट्रेनिंग, एक होती है ओरिएंटेशन, मतलब किस तरीके से अपने आप को ओरेट करना है उसकी कोचिंग। ये इनकी 15,000 पर 7.5 पर हेड आपको लगता है, मतलब 15,000 16,000 लग जाता है आपको एक बारी में 15-15 दिन की ट्रेनिंग के। फिर जब आप फाइनल की एग्जाम देने वाले होते हो उसके पहले, मतलब इंटर के बाद आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, आर्टिकलशिप के दौरान और फाइनल के एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक के में आपको कंप्लीट करना पड़ती है 2 और कोचिंग, विच इज़ एडवांस ITT एंड MCS वापस से ओरिएंटेशन के हिसाब से होती है कि हाउ टू ओरेट, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन इंटरव्यूज, इन वेरियस कन्वेंशंस, इवन इन अ पॉडकास्ट, राइट। तो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। और दूसरा एडवांस ITT, जो कि आपको एडवांस लेवल पर एक्सेल, टैली और वेरियस अदर सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं कि आप अगर इंडस्ट्री में जाओ तो यू शुड बी इंडस्ट्री रेडी। ये इनका भी फीस 15-16,000, मतलब पर हेड 7.5 और 8,000 के आसपास आता है। ये हो जाने के बाद में मैं समझता हूँ कि आपके पास में मेजर कोई एज सच एक्सपेंस मुझे नहीं लगता जो हमने छोड़ दिया। तो ये सारा अगर मैं एक्सपेंस प्लस भी कर लूँ, ऐड भी कर लूँ, तो भी मैं मानता हूँ कि आपका 3-4, चलो मैक्स टू मैक्स 5 लाख के आसपास ओवर द पीरियड ऑफ 5 years लगेगा। आप कितना पैसा बना लोगे पहले साल जॉब करने पर ही सिर्फ? अगर आप प्रैक्टिस खोल रहे हो तो फिर तो आपको क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे तो इट्स नॉट फेयर कि वो हम जज करें। लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूँ तो एक नॉर्मल एवरेज पैकेज आपको 10 लाख से 14 लाख के आसपास एक एज अ CA फ्रेशर इंडस्ट्री दे देती है। तो जितना आपने 5 साल में लगाया 5 लाख या 6 लाख, वो आपने 1 साल भी नहीं, आधे साल में रिकवर कर लिया। तो इसमें मैं इसलिए मानता हूँ कि उन बच्चों को जाना बहुत सही होता है जिनको ROI ज़्यादा चाहिए, जो मेहनत करने को रेडी है और जिनके साथ पैसों की थोड़ी तंगी है। क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगता, पैसा इज नॉट अ ड्राइविंग फोर्स यार। यहाँ पे वो नहीं बोल सकते कि आपको पैसा कितना लगा, यहाँ समय, जवानी चली जाती है। आपकी सफलता में आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लकी रहा उस मामले में कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। वरना आप एक सोचो कि आप अपने बेटे पर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आप उसको CA करवाना चाह रहे हो, और वो वन फाइन डे 19-20 साल की उम्र में ये कहे कि नहीं मुझे CA तो मैं करूँगा, CA नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, लेकिन मैं साथ में गाने भी बनाऊँगा, मैं साथ में पोइट्रीज भी करूँगा, ओपन माइक भी करूँगा। एक ऐसे कोर्स में आप हो जहाँ या तो आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप फेल हो। ऐसे कोर्स में इतना सपोर्ट करना, इतनी आपकी बात की वैल्यू रखना कि हाँ चल ठीक है तुझे ये भी करना है तो ये भी कर। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने जितना सपोर्ट करा है, अगर मेरे पेरेंट्स में कोई और होते या इनका रवैया कुछ और होता तो शायद मैं आज CA नहीं होता। तो अगर आज मैं CA हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ मेरे पेरेंट्स का है। अगर CA फील्ड से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पुनीत सुराजीवाला से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और उनकी YouTube की लिंक मेंशन की हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।